आप बेटा नीट 2026 के लिए 5 महीने से कम समय बचा है और सभी लोगों को पता है कि मुझे बहुत सारे टेस्ट देने हैं, चाहे आप ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, ये आपको पता है। पर उसमें एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो कि आपके मार्क्स स्टक हो जाते हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस आती नहीं है। और अगर आती है तो आप एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें आप और क्या इंप्रूव कर सकते हो। करते हैं बच्चे टेस्ट एनालिसिस, पर और क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं आपके इस कम टाइम में से 5-7 मिनट लूंगा, और अगर जो बच्चा इसको एक्चुअल में फॉलो करेगा, कुछ कुछ टेस्ट तक करेगा, उसको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। लगभग मैं बोल सकता हूं 30-40 नंबर तक तो बढ़ जाते हैं, इवन 100 नंबर तक जाते हैं, जितना लंबा आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उस पर मैंने कुछ 7 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं उन पे बात की है, और फिर एक उसका प्रॉपर तरीका बताया, और फिर कैसे उसका सोल्यूशन निकालना वो सारी चीज बताइए। तो इसका मतलब इस वीडियो में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एनालिसिस, आपने टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, फिर एनालाइज करके उसको रख कर सो थोड़ी जाना है यार, उसका कुछ करना भी तो होगा, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। इसको 2 पार्ट में हमने देखा। तो सबसे पहला पार्ट जो है कि एनालिसिस में सबसे पहला रूल, और वो मेरे ख्याल से उसके बिना आपको काम का ही कुछ नहीं होगा, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो मत करो, आप टेस्ट दो ही मत। सबसे पहला नियम है बेटा, टेस्ट की एनालिसिस कब करनी है? सेम डे करनी चाहिए। आप टेस्ट देकर आए उसके कुछ ही घंटों में, आपको 12 घंटे के अंदर टेस्ट की एनालिसिस करोगे, क्योंकि मेमोरी फ्रेश रहती है। जितनी फ्रेश आपकी मेमोरी रहेगी ना, आप समझो जरा फ्रेश मेमोरी है, आपको याद है आपने क्या सोच के ये क्वेश्चन किया, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, वो चीज याद रहेगी। जैसे मेरे को आज भी याद है कि जब हम किसी बड़े एंट्रेंस को देते थे, जब उसका आंसर कहीं आकर देखते थे ना, तो वो याद रह जाता है लाइफ में ज्यादा लंबे समय तक। तो सबसे पहले आपने सेम डे एनालिसिस करनी है। रूल 1 क्लियर। सर हम 2 दिन बाद आंसर की आती है, मत दो ऐसा कोई टेस्ट जिसमें आपको आंसर की 2 दिन बाद मिल रही हो, क्योंकि उससे एनालिसिस नहीं हो पाएगी। दूसरा आते हैं, दूसरा नियम है बेटा, आपको क्लासिफिकेशन करना है एरर का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है कि सर मेरा ना असर्शन रीजन वाला गलत है, मेरा ना स्टेटमेंट वाला गलत है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, आप ये क्लासिफिकेशन मत करो कि आपके ये वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। एक्चुअल में आपको क्लासिफिकेशन कौन सी करनी चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए उनकी टाइप क्या है। मेरी बात समझो, क्वेश्चन की टाइप नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं असर्शन रीजन, कुछ बच्चे कहते हैं मेरे गलत होते, सारे गलत हो जाते हैं, कुछ तो ठीक होते होंगे। अब वो ठीक क्यों हुए? क्योंकि तेरे कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग था। तो हमने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपने एरर को क्लासिफाई करना है। आप समझो, आपने क्या करना है, एरर को क्लासिफाई करना है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एरर में क्लासिफाई करना है। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चों की हैबिट ये होती है कि वो कहते हैं मेरा ये वाला गलत हो गया। नहीं, देखो क्या करना है, जैसे फिजिक्स में आपने क्या करना है, इनके कोड बना लेने हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल एरर को सी कोड बना लिया, तो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको कॉन्सेप्ट गलत आता था। दूसरा हो सकता है न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई। तीसरा हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, और कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन होता है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह का, तो आप लिख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन, या एनसीईआरटी का फैक्ट था वो आप मिस कर गए। तो इन चारों में से फिजिक्स में एरर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, कुछ कोड बना लेने कि मतलब मान लो कॉन्सेप्चुअल एरर केमिस्ट्री में भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल एरर बायो में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में लैंग्वेज की दिक्कत आ सकती है, कैलकुलेशन की दिक्कत आ सकती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डाटा भूल गए जो एनसीईआरटी फैक्ट था, ऐसी डाटा भूल गए एनसीईआरटी फैक्ट। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, टोटल अगर आप देखोगे कि टोटल आपको बेसिकली क्या है, 4 तरह के वो मिल रहे हैं एरर। एक कॉन्सेप्चुअल, आपने कॉन्सेप्ट गलत समझ लिया। दूसरा न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ नहीं आई। तीसरा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और चौथा एनसीईआरटी का फैक्ट था। इसके अलावा एक एरर और होता है जिसे हम कहते हैं ओवर गैस। ओवर गैस का मतलब आपने तुक्का मारा। तो ये 5 एरर का कोड बना लो, और जब भी पेपर एनालाइज किया करो, जो गलत हुआ वो कोड लिख दिया करो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत है और इसमें क्यों गलत हुआ वो लिख दिया मैंने। अब प्रॉब्लम ये है, वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल गलत हुआ वो स्टेटमेंट भी हो सकता था, असर्शन रीजन भी हो सकता था। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ परेशान हो जाते हैं। बताता हूं क्यों। जैसे मान लो बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं, उनको पढ़ के वो क्वेश्चन लंबा हो जाता है, हमारी पेशेंस उतनी काम नहीं करती, हम भूल जाते हैं ऊपर क्या पढ़ा नीचे क्या पढ़ा। तो उसको हमने टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना होता है, बस इतना करना होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्लासिफिकेशन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किसी लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करने से ज्यादा अच्छा है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को आप समझो, उसके रीजन को आप समझो। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इस तरीके से क्लासिफाई करना है। ध्यान रखना, आपने मिस्टेक्स को ऐसे क्लासिफाई करना है, कॉन्सेप्चुअल एरर को सी, न्यूमेरिकल को एन लिख लो,
कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लिख लो CA लिख लो कैलकुलेशन मिस्टेक को, और एनसीईआरटी फैक्ट को आप NE लिख लो, है ना। एनसीईआरटी को कुछ ऐसे करके NF लिख लो, कुछ भी। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई करो, और G का मतलब हो गया गैस। क्लियर है? इस तरीके से करना आपने। क्लियर है? अब हमने ये क्लासिफाई भी कर लिया कि किस तरह की मिस्टेक है। अब क्या करेंगे? रूल 3 क्या है कि आपने एक कॉलम बनाना है। कॉलम कैसा बनाओगे? पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो आपने 2-3 बार देखनी पड़ सकती है, तभी आपको समझ में आएगा आपने करना क्या, और आपको ये बनाना पड़ेगा। 2 शीट में बना कर दूंगा आपको, उसको फॉलो करना है। फिर आपने देखो, आपने क्या करना है, कॉलम बना लेना। अब देखो क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर था, मान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें जो गलती हुई वो मेरे पास एनसीईआरटी फैक्ट था, वो गलत हो गया। अब उसका रीजन आप लिख सकते हो एनसीईआरटी की, वो लाइन मैं भूल गया था, लाइन मिस कर गया था, या मैंने पढ़ा नहीं था, जो भी है। क्लियर है? मैं अब एक चीज और बता देता हूं बेटा, इस तरह की एनालिसिस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप पढ़ के नहीं गए थे वो चैप्टर। अगर आप कोई चैप्टर एनालाइज कर रहे हो जो आप पढ़ के नहीं गए, ये उसके लिए नहीं है वीडियो। पहली बात ध्यान रखना इस बात को, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो टॉपिक ही नहीं पढ़ के गए, ये उनके लिए जो पढ़ के गए और करके आए। क्लियर है? टेस्ट की एनालिसिस तभी की जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मान लो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन था, मान लेते हैं मेरे पास वो एटम न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे पास एरर टाइप क्या था, न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई, न्यूमेरिकल था, है ना। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ नहीं आई मुझे। उसका रीजन आप कुछ चाहो तो लिख सकते हो कि भाई एरर ऐसा हुआ, उसमें क्यों समझ नहीं आई, क्या लेंदी था, या उसमें मेरे को कॉन्सेप्चुअल कुछ था, मतलब कुछ भी बात है, उसको आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एक रीजन आपने लिखना है, सेम भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन में किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वो सब किस में लिखना है, आपने रीजन में लिखना है। इस तरीके से आपने वो बनाना है। मान लो आपकी टोटल 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, फिर 18 डाल दिया, फिर 20 डाल दिया, आपने चैप्टर का नाम डाल दिया, आपने एरर टाइप डाल दिया, किस तरह का एरर हुआ है, और उसका एक रीजन लिखने की कोशिश करी। जैसे हो सकता है आपने गैस किया, तो गैस क्यों किया, क्योंकि 3 क्वेश्चन लगातार ठीक हुए, फिर आपने गैस कर दिया उठा के, तो वो रीजन यहां लिखोगे। जब आप रीजन पढ़ोगे ना, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हमें सेम डे करना है, दूसरा हमने क्लासिफिकेशन कर लेनी है एरर्स की, हम कौन सी कर रहे हैं, तीसरा आपने ये टेबल बनानी है जिसको हम कॉलम एरर मेथड कहते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन गलत कर रहे हो और उनके रीजन क्या है, क्यों गलत कर रहे हो। क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक चीज और करनी है आपने, जो एक टेबल और आपने बनानी है, और ये तो मेरे ख्याल से एक ही बनेगी पूरे साल भर में भी। वो क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, आपने क्या किया, आपने एक चीज बनाई एक्यूरेसी को लेके। मैं आपको बताता हूं कैसे। होता क्या है, होता क्या है, हम लोग कई बार ये नहीं समझ पाते कि हम गड़बड़ कहां कर रहे हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, पूरे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, और उसमें से मेरे 32-35 क्वेश्चन ठीक हो रहे होते हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना, हर टेस्ट का एक एक्यूरेसी परसेंटेज जरूर निकालना है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मान लो फिजिक्स के लिए ले लेते हैं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट करे हैं 25, 24 करेक्ट हुए। क्या एक्यूरेसी परसेंटेज निकालू? नहीं निकालना चाहिए। किसी भी टेस्ट में अगर आप 30, 35, 30 या 32 क्वेश्चन से ज्यादा कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपका टॉपिक तैयार नहीं है। एक्यूरेसी परसेंटेज तब निकाली जाएगी जब 45 क्वेश्चन मान लो आपके पास फिजिक्स के हैं, उस 45 क्वेश्चन में से आप कितने कर रहे हो और कितने ठीक हैं। हर टेस्ट की या हर पार्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की एक्यूरेसी परसेंटेज निकालो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप एरर रेट किस में ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टोटल नंबर आ रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, टोटल नंबर आ रहे हैं आपके 320, उसमें आपको यह पता चल रहा है कि फिजिक्स में आपने 40 किए और उसमें से आपके जो हैं 35 ठीक है। बायो में आपने 45 किए और उसमें से आपके समझे 42 ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से देखो, अगर आपने उसके बाद आपने क्या किए, मान लो केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री में 40 किए, उसमें से आपके 36 ठीक है, तो आप इंडिविजुअल परसेंटेज भी निकाल सकते हो। इससे आपको क्या रहेगा, आपको पता चलेगा आप कितने एक्यूरेट हो। क्लियर है? और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है, मान लो आपकी एक्यूरेसी उतनी आ नहीं रही है और आप टेस्ट भी पहले खत्म कर रहे हो, तो क्या करो, कोशिश करो टेस्ट का टाइम बढ़ा दो। दूसरा आपने क्या करना है, आप ये देख रहे हो कि आपने गलती से गैस कर दिया था इसलिए गलत हो गया, तो अपना गैस वर्क कम कर दो। ठीक है? क्लियर है?
और फाइनली क्या होगा, आप रिवीजन इंप्रूव कर दो। ये कुछ तरीके होते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के। और जैसे मान लो एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, मिस्टेक कम करके। मिस्टेक कैसे हो रही है, टाइम से हो सकती है, आप जल्दी कर रहे होगे, थोड़ा स्लो डाउन कर लो। दूसरा क्या हो सकता है, आप हो सकता है गेस वर्क ज्यादा कर रहे होगे, मत करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे पर सही तो होंगे। मान लो मैं बायो में 40 करूं, 38 ठीक है, 45 करूं उसके में 38 ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, 40 वाला ज्यादा अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कम हुई ना। उसके साथ आप देखो कि आपको रिवीजन इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कम है उसमें रिवीजन लगेगी। तो एक आपको ये करना पड़ेगा। फिर क्या करना, आपको केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको एनसीईआरटी मैपिंग करनी, हर एक गलत क्वेश्चन की जो आपका गलत हुआ। कैसे, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 गलत हो गया मेरा, मान लेते हैं 65 क्वेश्चन नंबर गलत हो गया। अब मुझे सिर्फ यह देखना है क्या वो एनसीईआरटी से था, यस। एनसीईआरटी से किस टॉपिक से था वो हम नहीं देखना। रीजन क्या होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। रीजन क्या होता है, कई बार हमारे पास फिजिक्स सॉरी उसमें बायो और केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो एनसीईआरटी से थे ही नहीं, समझो। उसको फिर आप छोड़ दो, अगर वो पीवाईक्यू नहीं है तो छोड़ दो उसको। जैसे क्या होगा, आप बहुत सारी कोचिंग के टेस्ट देते हो, आप केमिस्ट्री और बायो के लिए खासकर एनसीईआरटी मैपिंग किया करो। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ, क्या वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन से, आप देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है, अगर डायरेक्ट लाइन है यस, मान लो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली पूछा है तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है एनसीईआरटी की। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की एनसीईआरटी मैपिंग करनी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्या ये एनसीईआरटी की लाइन से है, यस। नहीं है तो अगर गलत हो गया तो क्या कोई कॉन्सेप्ट था, बस ये चेक कर लिया करो। अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको, परेशान मत हुआ करो। इससे क्या होगा, आप इररिलेवेंट डाटा इकट्ठा नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था आपसे, आपको क्वेश्चन था एपोस्पोरी का। एपोस्पोरी क्या है, ओल्ड टॉपिक है किसका, एपोमिक्सिस का, है ना। ऐसे ही एपोगैमी करके है, ये दो टॉपिक है। अब इसका क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपने एनसीईआरटी मैपिंग में लगा रखा है कि क्या ये एनसीईआरटी से था केमिस्ट्री और उसमें, तो आपने एक वो कॉलम बना रखा है कि क्या ये एनसीईआरटी से था, नहीं था। नहीं था तो छोड़ दो। नहीं तो आप क्या होगा, आप अपनी कॉपी में नहीं लिख लोगे और वो किसी काम का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो आप कॉपी बनाओगे ना एरर बुक, उसमें वो काम का नहीं है। तो एनसीईआरटी मैपिंग जरूर करनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। आपको क्या है, एरर बुक बनानी है। एरर बुक मतलब क्या होती है, ये एरर बुक एक्चुअल में क्या होती है कि जैसे आपने मान लो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन किए, उनमें से आपके 10 गलत थे, मान लो इनकेस 10 गलत थे, तो क्या उसमें आपका कोई फॉर्मूला था जिसमें आप फंस गए, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला उसने हल्का सा घुमाया उसको लिख लो। क्या कोई मिस्टेक है जो बार बार आप कैलकुलेशन में कर रहे हो, वो जरूर लिख लो। कई बार होता है ना, कुछ बच्चों की हैबिट होती है एक पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक वो कैलकुलेशन में करते ही है। होता ना 10⁻⁻6 और 10⁻10 लिखा उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, उसको नोट कर लो। केमिस्ट्री में देखो, कोई लाइन आप भूल गए उसको लिख लो, कोई फॉर्मूला आप भूल गए उसको लिख लो, कोई लाइन में कंफ्यूज हो गए उसको लिख लो। इस तरीके से आपने अपनी क्या बनानी, एरर बुक बनानी है। एरर बुक में क्या नहीं करना, एरर बुक बनाते वक्त आप पूरे पूरे टॉपिक आप उसके अंदर नहीं लिखोगे। मान लो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पूरा टॉपिक नोट किया, वो नहीं करना। एरर बुक का काम होता है कि वो एरर जो आप कर रहे हो और आगे ना करो वो लिखने हैं। कोई फॉर्मूला आप पर्टिकुलर भूल गए, या किसी फॉर्मूला को हल्का मॉडिफाई करना था वो भूल गए, किसी मतलब डाटा को एनसीईआरटी की आप ज्यादा भूल रहे हो, किसी तरह की सिली मिस्टेक अक्सर कर रहे हो, मान लो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, या कोई टॉपिक जो है आपको लगता है कि लास्ट टाइम में जरूर रिवाइज करना चाहिए, टीवी आईवी आईआरवी की वैल्यूज, वो आप भूल रहे हो, तो उसको आप किस में लिख सकते हो, एरर बुक में। एरर बुक में कभी भी पूरे पूरे टॉपिक नहीं लिखे जाते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसको उठा के एरर बुक में लिखते हैं और उसको वहां पढ़ते हैं, वो नहीं करना, वो नहीं होता एरर बुक का काम। एरर बुक में ये जरूर लिख सकते हो कि देखो, आपको मैं भी बताऊंगा अभी आपने क्या कर रहा। एरर बुक में आपने वो चीजें लिखनी होती है जो बहुत छोटी हो पर आपसे मिस हो गई, जिनको आप जल्दी पढ़ सको, और अगले टेस्ट से पहले जब भी फुल सिलेबस हो या जो भी हो वो आपने रिवाइज करना होता है। क्लियर है। अब आते हैं बेटा अगला, लास्ट। लास्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको एक खास चीज समझा देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर पेपर सिर्फ इसलिए खराब हुआ आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। मैं आपको एक चीज बिल्कुल थंब रूल दे रहा हूं, कोशिश करो अपने दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग टाइम लेकर जाया करो। और क्या किया करो, जैसे मान लो आपके पास ये पेपर है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, तो फिजिक्स के सेक्शन का आपने सोचा है कि मैं 60 मिनट में करूंगा, आपको लग गया 65 मिनट,
तो जैसे ही फिजिक्स खत्म हो पेपर में 65 मिनट लिख दिया करो कि भाई मुझे लगे थे 65 मिनट। ठीक है, केमिस्ट्री में कितना टाइम लग गया आप लिख दो जी मुझे 55 लग गए। बायो में कितना लग गया ये। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करो, मैंने मान लो फिजिक्स के लिए रखे हैं 60 मिनट, केमिस्ट्री के लिए 55 और बायो के लिए 50 मिनट रखे हैं। अब 15 मिनट बचते हैं, मैं उसमें कुछ रिवाइज करना होगा तो कर लूंगा। अब मैं ये एक स्टैंडर्ड टाइम लेके जा रहा हूं। मान लो मैंने पहला टेस्ट लिया, उसमें 70 मिनट लग गए, 50 मिनट लग गए केमिस्ट्री में, 45 मिनट लग गए बायो में। अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास 3 क्वेश्चन छूट भी गए। 45 मिनट बायो मैंने थोड़ी फास्ट करी तो क्या गलती बढ़ी उससे, वो देख लेंगे। मेन चीज क्या होती है, मुझे इंडिविजुअल सेक्शन वाइज अपना टाइम मैनेज करना होता है कि मैं किसी भी सेक्शन को ज्यादा टाइम ना दूं, एक्स्ट्रा टाइम ना दूं और कोई सेक्शन दूसरे सेक्शन का टाइम ना खा जाए। जिन बच्चों ने ये बैलेंस किया इस साल वो सिलेक्ट हुए 2025 में। आपने सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट करनी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, पेपर टफ आया तो फिजिक्स 1.5 घंटे कर रहे हो, केमिस्ट्री और बायो का पेपर छूट जाएगा। तो आप सेक्शन वाइज टाइम मैनेज करके चलो और उसमें यह भी देखो कि कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, ये आपने जरूर करना है। क्लियर है। इसी के साथ चाहो तो आप परसेंट एक्यूरेसी ऐड कर देंगे। तो एक टेबल देखो, आपको क्या करने हैं, 2 पेज बनेंगे आपके। एक बनेगा जो मैंने आपको एरर की टेबल बनाने के लिए बोली, एक वो बनेगी, एक ये वाली बनेगी। ये तो एक सिंगल शीट होगी जो 40 टेस्ट के लिए काम कर जाएगी। भाई टेस्ट नंबर 1 मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इतना टाइम लगा और मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज चाहो तो इनकी इंडिविजुअल लिख लो, इतनी इतनी एक्यूरेसी परसेंटेज थी। उससे आपको यह रहेगा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ। मान लो मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज बायो की कम है, बायो में क्वेश्चन बहुत गलत हो गए और बायो में मैंने टाइम दिया सिर्फ 30 मिनट का, तो गलत होना ही है। समझ इस बात को, आपको रीजन देखना पड़ेगा क्यों गलत हो गए। तो ये वाला जो पेज है, एक सिंगल पेज आपका पूरा साल काम आएगा। एक पेज जो मैंने ये वाला दिया आपको, ये वाला जो है, जो ये वाला है, ठीक है, कॉलम एरर मेथड, ये आपको बनाना है। इससे आपकी वो एरर बुक बनेगी। क्लियर है, ये वाला बनाना है। ये क्या होगा, ये हर टेस्ट का आपका एक छोटा सा पेज आपका बनेगा जिसमें 10-20 कॉलम होंगे, क्योंकि 10 से 20 से ज्यादा गलती आप कर रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हो एनालिसिस। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे हमने एनालिसिस कर ली तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो जो शीट है ना मेरे पास, जिसमें 4-5 टेस्ट के बाद आपको दिख जाएगा कि आप फिजिक्स में ज्यादा टाइम ले रहे हो, वो जो शीट है जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपके टाइम मैनेजमेंट है, तो फिजिक्स में ज्यादा ले रहे हो, केमिस्ट्री में ज्यादा ले रहे हो या बायो में ज्यादा ले रहे हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पे आराम से आ जाएगा। ठीक है, एक चीज अपने दिमाग में और लेके जाना, गैस का नंबर 2, 4, 6 से ज्यादा नहीं होता। जैसे फिजिक्स में 2 गैस हो गए, केमिस्ट्री में 2 हो गए, बायो में 2 हो गए। आपके गैस अगर बढ़ रहे हो ना तो उनको घटाया करो, क्योंकि गैस करके आंसर जो होते हैं लगभग कई बार ठीक आ जाते हैं, पर गैस वो होता है, जैसे मान लो कई बार होता है मैं श्योर नहीं था, उसको गैस में ही रखना। मैं थोड़ा श्योर था, मैं 90%, वो सब गैस में रखो जब तक आप 100% श्योर ना हो। उन सब को आप 90% को फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन आप गैस में रखो और गैस वर्क को घटाया करो भाई। पर पेपर 6-7 से ज्यादा मत करो। एरर बुक प्रिपेयर करनी है, कैसे करनी है आपको बता दिया। एरर बुक में फॉर्मूला लिख दिया, कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट्स है कैलकुलेशन के आप गड़बड़ कर रहे हो, कंप्लीट टॉपिक नहीं लिखना। आप ये जरूर कर सकते हो कि एरर बुक में वीक टॉपिक के नाम लिख सकते हो जिनको आप कहीं और से पढ़ो। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे मैंने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में मुझे लगता है ये टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत ज्यादा हो गए, तो वो मेरा वीक टॉपिक है, मैंने उस वीक टॉपिक का नाम लिख दिया और उसको पढ़ लिया। क्लियर है, पढ़ लिया और मैंने उसको वहां पर वो कट जरूर कर दिया एरर बुक में कि मैंने पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है। और एरर बुक को रिवाइज करना है टेस्ट से पहले। तो समरी क्या बनी, आपके पास 2 टेबल बनेंगी। एक टेबल 40-50 टेस्ट के लिए काम आ जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेज करना और परसेंट एक्यूरेसी है कि भाई इसकी बायो की इतनी एक्यूरेसी, एक तो वो हो गई। एक टेबल हर एक टेस्ट की अलग बनेगी, एक एक पेज होगा, A4 शीट या ले लो या जो भी है, उसमें आपने कॉलम एरर मेथड जैसे मैंने बताया कि भाई आपके पास नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा आपका चैप्टर का नाम है, किस तरह का एरर है और उसका रीजन क्या है, उसके हिसाब से फिर आप एरर बुक बनाओगे। एरर बुक में बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, उसको आप रिवाइज करोगे हर टेस्ट से पहले। ये एक प्रॉपर तरीका है, साइंटिफिक तरीका है टेस्ट एनालिसिस का। ऐसा आप अगर 10 टेस्ट के लिए करते हो तो आप प्रॉपरली अच्छा कर पाओगे। अगर आप बोलोगे एरर बुक कैसे बनानी है प्रॉपर वे में, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, पर वो आप कमेंट में बताना और मुझे ये बताना कि आप इनमें से
कोई डाउट है आपका, कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि कोई डाउट आपके मन में आ रहा है, वो जरूर लिख देना, ठीक है। कोशिश कीजिए बेटा आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देने की। काम स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है, मेहनत ज्यादा लगेगी, और मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलूंगा कि बातों से नहीं होगा भाई, ये अब बातों से नहीं होने वाला कि मैंने डेली एक नई बात कर दी, उससे नहीं होगा, आपको एफर्ट लगेगा और तगड़ा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो हार नहीं माननी है, हार मान लिया तो पहले ही हार गए, ठीक है। मिलते हैं, बाय।